हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? माई सेल्फ सुनील सैनी, आई एम बायोलॉजी फैकल्टी। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था, अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है। जैसे मैं बात करूँ बायोलॉजी के अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज उसी टॉपिक को अपन यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से, क्योंकि अपन बात करते हैं कि बायोलॉजी के अंदर अपने को कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे बॉटनी का हो चाहे जूलॉजी का हो, तो सेल तो सबसे पहले कंपलसरी होता है, क्योंकि सेल एक बेसिक चैप्टर होता है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि सेल को इंट्रोडक्शन देखा था, सेल के अंदर अपन ने बात की थी यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था। फिर देन नेक्स्ट आज अपन देखते हैं यहाँ पर सेल की हिस्ट्री और सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो साइंटिस्ट के बारे में यहाँ से अपन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अपन हिस्ट्री की बात करें सबसे पहले। तो हिस्ट्री में मैं बात करता हूँ, अपने पास एक साइंटिस्ट आते हैं सबसे पहले, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जिस सेल की डिस्कवरी की थी, उस सेल का नाम था कोरक सेल। तो सबसे पहले आपको पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी, उस सेल का नाम था कोरक सेल, ठीक है। कोरक सेल कैसी होती है, मैं यहाँ से बात करूँ, ये डेड सेल होती है। डेड सेल की मैं बात करूँ, इसको डेड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेड इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर मैं बात करूँ, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है ना, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। और सुबेरिन के लिए मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ से कि सुबेरिन अपने पास एक वैक्सी मटेरियल होता है, जो वाटर के लिए कैसा होता है, इम्परमिएबल या इम्परमियस होता है। तो कोरक सेल यहाँ पर डेड सेल होती है, जिसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। देन यहाँ से मैं बात करूँ, जो डेड सेल है और इसके अंदर जैसे अपन देखेंगे सबसे पहले कोरक कहाँ पर मिलती है ना, तो कोरक आपने सुना होगा, जो ट्री होती है उस ट्री की बार्क के ऊपर देखने को मिलती है। मतलब कि कोई भी प्लांट हो, प्लांट के ऊपर अपन ट्री की बात करेंगे, ट्री की स्टेम होता है, उसके ऊपर जो छाल होती है, उस छाल के अंदर कोर्क सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्री बार्क, अब वो ट्री कौन सा होता है, ओक ट्री होता है। तो ट्री की बार्क के ऊपर डेड सेल मिली थी, उसका नाम था यहाँ पर कोरक सेल। फिर देन मैं यहाँ से बात करता हूँ नेक्स्ट, इसके अंदर जो अपने को फर्स्ट सेल मिली थी, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो किससे रिजेंबल करती है। तो आपने देखा होगा हनी कॉम्ब, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जिसके अंदर चैम्बर बने होते हैं, तो उस मधुमक्खी के छत्ते के समान ये कॉर्क सेल दिखाई देती है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करना चाहे कि कॉर्क सेल कैसी होती है, तो रिजेंबल टू हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो किससे रिजेंबल करती है, हनी कॉम्ब से, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है कौन, कॉरक सेल। जैसे अपन देखते हैं कि हनी कॉम्ब के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर इस तरह से बहुत सारे चैम्बर बने होते हैं, और इन सब चैम्बर को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से अपन बात करते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी यहाँ पर किसने की थी। ये तो सबसे पहले कौन सी सेल थी, डेड सेल थी, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपको पूछा जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उसका नाम आता है अपने पास एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। डेड सेल पूछे, ठीक है, रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल पूछे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक की मैं बात करूं यहाँ से, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी किसके अंदर की थी, इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। जैसे मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ बैक्टीरिया की, है ना। तो बैक्टीरिया यहाँ पर लिविंग सेल होती है, आपको पता है, और पॉन्ड वाटर के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, डन। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ से तीसरी डिस्कवरी सेल के अंदर, कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। तो न्यूक्लियस की मैं बात करना चाहूँ यहाँ से, तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर ध्यान देना, रॉबर्ट ब्राउन पूछे तो न्यूक्लियस, हुक पूछे तो फर्स्ट सेल। तो यहाँ पर रॉबर्ट दोनों के अंदर सेम है, लेकिन यहाँ पर हुक है तो सेल, और यहाँ पर ब्राउन आ रहा है तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ तो एन फॉर न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना। हाँ, अब रॉबर्ट हुक के लिए मैं एक बात, एक लाइन और पूछना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा यहाँ से, कि रॉबर्ट हुक ने सेल की तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी तो की थी, उसके साथ साथ इस साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ, जो अपनी सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था, किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। तो सेल वॉल का डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है, वो भी किसको दिया जाता है, रॉबर्ट हुक ना। तो यहाँ से अपन ने सेल की पूरी हिस्ट्री के बारे में, डिस्कवरी के बारे में किया। नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करते हैं इसके बाद में सेल थ्योरी, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेल हिस्ट्री पढ़ी,
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यहाँ पर सेल थ्योरी, मतलब कि सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो सब यहाँ से अपन बात करते हैं एक एक। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सेल थ्योरी को किसने दिया था, अपने पास दो साइंटिस्ट आते हैं, एक तो स्लाइडेन और एक साइंटिस्ट आता है अपन स्वान। तो स्लाइडेन का अलग स्टेटमेंट था और स्वान का अलग स्टेटमेंट था, ठीक है, डन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मैथियस स्लाइडेन। तो मैथियस स्लाइडेन की मैं बात करना चाहूँ वहाँ से, तो ये सबसे पहले ये बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट है तो सीधी सी बात है कि इन्होंने अपनी स्टडी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट सारे प्लांट के ऊपर किए हुए होंगे। तो ये सबसे पहले बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट होने के साथ मैं यहाँ से बात करना चाहूँ कि बोटेनिस्ट होने के साथ ये कहाँ के थे, एनसीईआरटी अपने पास एक डाटा बोल रही है कि ये जर्मन के रहने वाले थे, है ना, तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन साइंटिस्ट है। फिर यहाँ से मैं बात करूँ मैथियस स्लाइडेन है, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर स्टडी की। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसके ऊपर किए थे, प्लांट्स के ऊपर इनके सारे एक्सपेरिमेंट थे। फिर यहाँ से मैं बात करूँ प्लांट के ऊपर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इनको क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या कंक्लूजन मिला, तो वो उस रिजल्ट की मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट होते हैं, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बन के होते हैं। जैसे इस प्लांट के अंदर मैं बात करूँ, ये लीफ हो गया, ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया, लीफ के अंदर भी यहाँ पर मैं बात करूँ मीजोफिल सेल प्रेजेंट होती है। तो जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंदर डिफरेंट काइंड की सेल प्रेजेंट होती है। फिर उन्होंने बात किया विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, मतलब कि इन्होंने बोला कि बहुत सारी सेल मिलके के पास क्या बनाएगी, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। अब प्लांट के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं वो तो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यू एनाटॉमी के अंदर, कि प्लांट के अंदर मैं बात करूँ मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, मैं बात करूँ वहाँ पर परमानेंट टिश्यू होता है। तो सेल का ये ग्रुप मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। जैसे इन्होंने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने बताया कि ये अपने पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की यहाँ पर बहुत सारी रूट हो गई। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर एक से अधिक सेल प्रेजेंट है, मोर देन वन टाइप सेल है, तो इसको अपन बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर प्लांट्स, इसको अपन कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर ये लीफ हो गई, लीफ के अंदर मैं बात करूँ बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है, ये इसका स्टेम वाला पार्ट हो गया, ये इसका रूट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो रूट स्टेम लीफ ये सब क्या है, यहाँ पर मैं बात करूँ प्लांट के अंदर ये इसकी सेल है, सेल का ग्रुप क्या बनाएगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन। अब इन्होंने क्या किया, एक लीफ की स्टडी की, ये वाली। तो लीफ की स्टडी करने के बाद में इन्होंने देखा कि लीफ के अंदर इस तरह की बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारी मैनी सेल प्रेजेंट हो गई, तो ये सब सेल है और इन सेल का ग्रुप, ये सेल, ये सेल, ये सेल, इन सब सेल का ग्रुप मिलके क्या बना रहा है, टिश्यू बनाता है। तो इन्होंने यही बताया था कि एक प्लांट के अंदर डिफरेंट काइंड की सेल होती है और ये सेल किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट आता है अपने पास, यहाँ पर मैं बात करूँ थियोडोर स्वान। ये थियोडोर स्वान ने, मैं बात करूँ यहाँ से 1839 के अंदर अपनी सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अब सीधा सा नाम है थियोडोर स्वान, तो स्वान कैसे थे, जूलॉजिस्ट, ठीक है, डन। जूलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि इनकी जो स्टडी थी मेनली वो किसके ऊपर रही होगी, एनिमल्स के ऊपर। मैं बात करूँ यहाँ पर जो इससे पहले अपने पास साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसके ऊपर किए थे, प्लांट के ऊपर। इन्होंने जो भी मोस्टली एक्सपेरिमेंट करेंगे वो किसके ऊपर करते हैं, एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट है और जूलॉजी वाले मतलब कि एनिमल के ऊपर स्टडी करते हैं। ये भी वही मैं बात करना चाहूँ, अपनी एनसीईआरटी बोलती है कि ये भी जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर डिस्कवरी की, एनिमल सेल के बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर मिलती है जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्बर, या मैं बात करूं इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसी का एक नाम होता है प्लाज्मा लेमा। तो इन्होंने बोला एनिमल के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एनिमल सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने बताया कि बाहर की ओर एक थिन लेयर मिलती है ना, थिन आउटर मोस्ट बाउंड्री, थिन लेयर मिलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन्होंने एनिमल के ऊपर तो अपनी स्टडी की थी, साथ ही साथ में उन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट के ऊपर स्टडी की। मेनली फोकस इसका किसके ऊपर था, एनिमल के ऊपर। एनिमल के साथ साथ इनका फोकस किसके ऊपर था, इन्होंने स्टडी की
प्लांट्स के ऊपर भी इन्होंने स्टडी की थी। प्लांट के ऊपर स्टडी करके इन्होंने क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल का प्रेजेंस होना ये किसका यूनिक फीचर होता है, यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। कि प्लांट सेल के बाहर बात करना चाहूं कि इनके बाहर की ओर एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, उसका नाम होता है सेल वॉल। ठीक है, मुझे यहाँ से बताओ कि एनिमल के बाहर जो थिन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको तो आजकल अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। फिर इन्होंने बोला कि प्लांट के अंदर एक सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल यूनिक फीचर होता है प्लांट का। तो प्लांट के पास क्या मिलती है, सेल वॉल। सेल वॉल ओनली किसका यूनिक फीचर है, प्लांट का। मतलब कि मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ कि एनिमल के बाहर सेल वॉल अब्सेंट होती है, जबकि प्लांट के पास में यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि यूनिक फीचर बता दिया प्लांट का। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी की। प्लांट के ऊपर स्टडी करने के बाद में इन्होंने बताया कि इनके ऊपर बाहर की ओर एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल किसका फीचर होता है, प्लांट का। सेल वॉल के बाद में अंदर की ओर मैं इनर मोस्ट लेयर की बात करूं, वो कौन सी होती है, सेल वॉल। जबकि यहाँ पर देखो आपको सेल मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ पर देखो आपको कोई भी यहाँ पर सेल वॉल दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती, थिन आउटर मोस्ट बाउंड्री, थिन आउटर लेयर कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने अपनी जो हाइपोथेसिस दी थी उसके अंदर बताया कि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों की बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है, और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी। तो आपको यहाँ से पूछा जाए कि एनिमल के बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये स्टेटमेंट किसका था, थियोडोर स्वान को। आपको पूछा जाए कि प्लांट के बाहर एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल, ये स्टेटमेंट किसना था या ये थ्योरी किसने दी थी, इसके बारे में किसने बताया था, तो उसका आंसर भी जाएगा थियोडोर स्वान। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ से अपन बात करते हैं अपना साइंटिस्ट स्लाइडेन और स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। दोनों ने मिलके अब एक कंबाइंड सेल थ्योरी दी थी। उस कंबाइंड सेल थ्योरी का मतलब क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं यहाँ से बात करना चाहूँ चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इसके अलावा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से मेडअप होती है, और सेल के साथ साथ किससे बनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आप हो, मैं हूँ, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होगी, सेल से बनी होगी, क्योंकि सेल बेसिक यूनिट होती है। सेल के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। देन यहाँ पर अब जो स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसकी एक ड्रॉबैक रह गई, उसकी एक कमी रह गई, है ना। वो क्या कमी थी, वो क्या ड्रॉबैक थी, वो थी यहाँ पर अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल वर्क फ्रॉम। मतलब कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन साइंटिस्ट को पूछा गया कि आप मुझे ये बताओ, आपने बता तो दिया कि सेल से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन कोई भी न्यू सेल बन रही है, न्यू सेल का फॉर्मेशन या न्यू सेल का सिंथेसिस कैसे होता है, या न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये साइंटिस्ट नहीं बता पाए। नहीं बता पाए तो इनकी जो सेल थ्योरी थी वो सेल थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट कैसे हो गई, रिजेक्ट हो गई। कोई भी जब रिजेक्ट होती है तो उसका क्या होता है, न्यू फॉर्मेशन आता है या फिर उसका न्यू एडिशन आता है। तो ये स्लाइडेन और स्वान वाली सेल थ्योरी को रिजेक्ट होने के बाद में यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है कि आप बता सकते हो क्या। तो रुडोल्फ पिर्चो यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने बताया कि मैं बता सकता हूँ कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फाइनली उनकी जो सेल थ्योरी थी उसी को आजकल अपन क्या मानते हैं, फाइनल सेल थ्योरी माना जाता है। तो ये इसकी ड्रॉबैक रह गई थी। इनकी ड्रॉबैक को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट अपने पास एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्हीं साइंटिस्ट का जो अपने पास मॉडर्न सेल थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं, साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो। तो ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल सेल थ्योरी किसने दी थी, या मॉडर्न सेल थ्योरी का कौन है, डिस्कवरी किसने की थी। तो 1855 के अंदर इन साइंटिस्ट ने, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस स्टेटमेंट का मीन क्या होता है,
इसका क्या मतलब निकलता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इनकी स्टेटमेंट की मैं बात करूं यहाँ से, ओमनी सेलुला ई सेलुला की अपन बात करते हैं। तो इनका मतलब होता है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिटिंग सेल। कि यहाँ से इन्होंने बात किया कि जो प्री एग्जिटिंग सेल होती है, मतलब पहले से कोई सेल होगी, उस सेल को अपन बोलते हैं प्री एग्जिटिंग सेल, या उसी को अपन बोल सकते हैं ओल्ड सेल। तो इस सेल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन। तो ये सेल यहाँ पर ऐसे डिवीजन करेगी, सेल के अंदर डिवाइड होगा, सेल जब डिवीजन करेगी तो उससे अपने पास बनेगी दो न्यू सेल, है ना। मतलब कि यहाँ से अपन बोल सकते हैं डॉटर सेल, ठीक है। तो ये अपने पास ये बन गई टू डॉटर सेल। तो पहले से ऑलरेडी कोई सेल प्रेजेंट थी, उस सेल के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, डिवीजन से अपने पास क्या बन गई, दो न्यू सेल, मतलब कि टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, उसके अंदर बताया इन्होंने कि जो न्यू सेल होती है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। मतलब कि न्यू सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ, पहले वाली सेल से होता है। जैसे मैं पूछूं आपको, ये मेरे पास एक सेल है, ये न्यू सेल है, तो इस न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले मान लो यहाँ पर कोई एक सेल होगी, उसके अंदर डिवीजन हुआ, डिवीजन से दो सेल बने। फिर आपको पूछा जाए ये मेरे पास न्यू सेल है, इस सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इन्होंने साइंटिस्ट ने बताया कि इससे पहले कोई एक सेल होगी, उस सेल ने डिवीजन किया होगा, उसके अंदर डिवाइड हुआ होगा और दो सेल बन गई। तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल, पहले से कोई सेल होती है उसके अंदर डिवीजन होता है, ठीक है। डन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके अपन यहाँ पर सेल थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, चाहे मैथियस लाइडेन स्वान वाली हो जो रिजेक्ट हो गई थी, इसके बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी आती है रूडोल्फ विर्चो साहब की। तो यहाँ पर अपन सेल थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर जो सेल थ्योरी थी एज अंडरस्टूड टू जे, मतलब कि यहाँ पर आजकल जो सेल थ्योरी जो समझा जाता है, प्रेजेंट के अंदर मैं बात करूँ वो सेल थ्योरी कौन सी है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट निकल के आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये बात मैंने पहले बताई थी। ये स्टेटमेंट किसका था, रूडोल्फ विर्चो स्वान वाला, है ना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो एनिमल हो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो दूसरा स्टेटमेंट किसका है, रूडोल्फ विर्चो साहब वाला, कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। जो भी सेल होती है, जो भी न्यू सेल होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, प्री एग्जिटिंग सेल, या इसको अपन बोल सकते हैं ओल्ड सेल। तो पहले वाली सेल से बनती है न्यू सेल या डॉटर सेल। तो ये यहाँ पर अपने पास पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी कौन सी है, या फिर बोलते हैं आजकल जो अपन सेल थ्योरी समझते हैं वो कौन सी है, या फिर आपको पूछा जाए कि फाइनल सेल थ्योरी कौन सी है, तो फाइनल सेल थ्योरी आपको यही ध्यान रखना है, इसी के बारे में बताना है जो रूडोल्फ विर्चो साहब ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अपन देखते हैं अपना जो पहले अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर सेल की हिस्ट्री, फिर सेल के बारे में यहाँ पर सेल थ्योरी। नेक्स्ट अपन यहाँ से देखते हैं सेल की साइज ऑफ सेल, है ना, कि सेल की क्या क्या साइज होती है। सब सेल की सिमिलर साइज नहीं होती, अलग अलग सेल की अलग अलग साइज होती है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ उस सेल की साइज की। तो साइज के अंदर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल, है ना। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। आपको पूछा जाए कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, तो बताना है माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं साइज की, तो साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, है ना। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, लेंथ पे। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती है। माइकोप्लाज्मा के लिए आगे अपन जब भी प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे, जब भी अपन मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, तो वहां पर माइकोप्लाज्मा के लिए अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरा अपन में बात करूं पीपीएलओ, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, वैसे एक ही बात होती है चाहे माइकोप्लाज्मा बोले पीपीएलओ बोले, आपको ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन इसकी जो साइज दी गई है 0.1 माइक्रोमीटर, है ना। तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है वो लेंथ थी, और ये ध्यान देना ये होता है डायमीटर, ठीक है, ये होता है डायमीटर। तो माइकोप्लाज्मा पूछे पीपीएलओ पूछे एक ही बात होती है। माइकोप्लाज्मा की जो साइज दी गई है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जबकि पीपीएलओ की मैं बात करूं तो पीपीएलओ की जो साइज दी गई है 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, है ना। तो ये डायमीटर के अंदर है, ये लेंथ के अंदर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन फिर यहाँ से बात करते हैं
टिपिकल बैक्टीरियल सेल, है ना। अपने एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ ये सब डाटा वही अपन डिस्कस करते हैं नीट वे के पर्पज से, या फिर मैं बात करूँ बोर्ड के पर्पज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो टिपिकल बैक्टीरियल सेल की मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा। तो टिपिकल बैक्टीरियल सेल की जो साइज होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर, है ना, 1 से 2 माइक्रोमीटर। अब आपको माइक्रो का मतलब तो पता है 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, आप सब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट फिर यहाँ से मैं बात करूँ 4th नंबर पे, वायरस साइज। वायरस की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पर आपको चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं बात करूं वायरस की साइज 0.02 से 0.02 है, जबकि मैं आपको प्लाज्मा की 0.3 माइक्रोमीटर है। तो छोटी सेल इसको मानना चाहिए था उससे, तो क्योंकि ये अपने पास एक कंप्लीट सेल नहीं होती वायरस, इसलिए इसको अपन स्मॉलेर सेल नहीं मानते। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी की बात करना चाहूँ मैं यहाँ से, तो ह्यूमन आरबीसी की यहाँ पर साइज अपने पास दे रखी है। कितनी इसकी साइज होती है ह्यूमन आरबीसी के अंदर मैं बात करना चाहूँ, 7 माइक्रोमीटर, है ना, अप्रोक्स 7 माइक्रोमीटर होती है। ह्यूमन आरबीसी के लिए मैं यहाँ से 2-3 पॉइंट और दिखना चाहूंगा जो आगे काम की चीज है अपने पास, कि इसकी साइज आपने देख लिया 7 माइक्रोमीटर, है ना। फिर अपन इसकी आरबीसी की सैप की बात करेंगे। इसकी सैप होती है राउंड एंड बाइकॉनकेव, है ना, बाइकॉनकेव, या फिर अपन इसको डिस्क सैप भी बोल सकते हैं, है ना। ये इसके आरबीसी की सैप होती है ना, डिस्क सैप। फिर आरबीसी के लिए पूछा जाए अपने कि आरबीसी का मैं बात करूं यहाँ पर लाइफ स्पान, तो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज होता है ना। और आरबीसी के अंदर आपको पता हो यहाँ पर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है ना। तो मेच्योर ह्यूमन मेमिलियन आरबीसी के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ पर आरबीसी का ग्रेवेड पूछने चाहता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का ग्रेवाइड किसको बोलते हैं, तो आरबीसी का ग्रेवाइड होता है कौन, स्प्लीन के अंदर। तो या फिर पूछा जाए आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो रेड बोन मेरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये आरबीसी की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो अपने सारी एज का दी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में 6 नंबर पे मैं बात करता हूँ लॉन्गेस्ट सेल, है ना। तो लॉन्गेस्ट सेल में बात करूँ ह्यूमंस के अंदर अपनी होती है नर्व सेल, है ना। इस नर्व सेल को अपन न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन या नर्व सेल कैसी होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। देन फिर पूछा जाए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो ये होता है एग ऑफ ओस्ट्रिच। जो ओस्ट्रिच का एग होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। आइसोलेटेड का मतलब कि इसको बॉडी से बाहर देखा गया है ना, तो आइसोलेटेड यहाँ पर सिंगल सेल की बात करते हैं। देन नेक्स्ट अपन यहाँ पर सेल की साइज देख ली। सेल की साइज के बाद में अपन सेल की सैप की बात करते हैं। तो साइज और सैप अलग अलग वेरी करती है, कोई भी सेल की सिमिलर साइज नहीं होती सभी सेल की, ना उनकी फिक्स सैप होती है कोई, सब सेल की अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट सैप होती है। फर्स्ट नंबर पे मैं बात करना चाहूँ यहाँ से आरबीसी, जो अभी अपन ने बात की थी, रेड ब्लड सेल, है ना, जिसको आरबीसी बोलते हैं। इसी का एक नाम होता है इरिथ्रोसाइट, है ना। तो आरबीसी बोले इरिथ्रोसाइट बोले एक ही बात होती है। इसकी सैप की मैं बात करना चाहूँ, राउंड एंड बाई कॉनकेव या फिर डिस्क सैप, डिस्क सैप, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसके अंदर ये हो गई अपनी राउंड, है ना, राउंड शेप हो गई, ये राउंड शेप हो गई। इसके साथ देखो ये बाई कॉनकेव, है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। ये होती है अपनी आरबीसी बाई कॉनकेव और राउंड, ये इसकी शेप होती है। नेक्स्ट में यहाँ से बात करना चाहूँ दूसरी जो सेल है वाइट ब्लड सेल, है ना। तो वाइट ब्लड सेल आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट, है ना, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, अपने जो भी है, मैं बात करूँ बाहर से जो भी बैक्टीरिया वगैरह का अटैक हो गया पैथोजन का, उससे क्या करने का काम करती है, डिफेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है कौन, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के में यहाँ से सैप की बात करना चाहिए अपने, तो डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, अमीबोइड सैप होती है, अमीबा जैसी सैप होती है। और अमीबा कैसा होता है, इरेगुलर सैप का, ठीक है, ठीक है। तो अमीबा की आरबीसी कैसी होती है, इरेगुलर सैप, अपन यहाँ से इसके अंदर बात कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप की आरबीसी होती है, जैसे ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, अलग अलग टाइप की यहाँ से डब्ल्यूबीसी होती है। कौन सी ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, वो तो अपन इसका चैप्टर आता है
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाला उसके अंदर कंसिडर करते हैं, वहां पर देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में नेक्स्ट सेल की सेल की बात करना चाहूँ यहाँ पर। कोलुमनार एपिथेलियम सेल, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अपनी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसकी सेप कैसी होती है? लॉन्ग होती है और नैरो होती है। देखो यहाँ पर ये देखो लॉन्ग हो गई है ना, तो ये लॉन्ग होती है कौन? कोलुमनार एपिथेलियम सेल, जो अपने इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये देखो नैरो है ना, ये नैरो हो गई, और इसके बेस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में यहाँ से सेल की बात करना चाहूँ, नर्व सेल। अभी अपने पढ़ा था सेल की साइज के अंदर, नर्व सेल की साइज अपने देखी थी। नर्व सेल की साइज कितनी होती है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ना। अब इसके अपने यहाँ पर सेप की बात करते हैं। सेप के अंदर देखो ये ब्रांच्ड होती है और लॉन्ग होती है। देखो ये इसके अंदर ये अपनी नर्व सेल है ना, तो इसके अंदर देखो ब्रांचिंग आपको दिख रही है ना, ये ब्रांचिंग होती है ये वाली। इसके अंदर नर्व सेल की, जब अपन नर्व कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर एक नर्व सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एक्सोन होता है, डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होती है ना, तो ये सब इसके पार्ट होते हैं। सिनेप्टिक नोब होती है नर्व सेल, वो अपन न्यूरल कंट्रोल एंड चैप्टर वाले उसके अंदर कंसिडर करते हैं। तो नर्व सेल की मैं बात करूँ यहाँ से, सेप, लॉन्ग एंड ब्रांच। नर्व सेल की मैं साइज की बात करना चाहूँ तो कैसी होती है? यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो सेल की साइज और सेप अपन ने यहाँ पर एक साथ देख लिया कि सब सेल की अलग अलग और साइज होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास एक सेल और बच गई, जैसे जिसका नाम होता है ट्रेकिड सेल, है ना। ये ट्रेकिड सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्लांट के अंदर, आपको पता है जाइलम जो होता है, जो वाटर का कंडक्शन करता है, उस जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती है ना। जाइलम का पार्ट होता है कौन? ट्रेकिड। और जाइलम का फंक्शन क्या होता है? वाटर कंडक्शन करना, है ना, वाटर का कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम के अंदर ट्रेकिड प्रेजेंट होती है, और इसकी सेप की मैं बात करना चाहूँ तो कैसी होती है? इलोंगेटेड सेल। देखो आपको दिख रही होगी इसे, इलोंगेटेड सेल। इसके अंदर ये 4 प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो ये जाइलम का पार्ट होता है कौन? ट्रेकिड सेल। तो इसकी सेप कैसी होती है? इलोंगेटेड। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा मीजोफिल सेल, है ना, ये मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल कैसी होती है? राउंड एंड ओवल। तो आपको देखो ये इस तरह से मीजोफिल दिखाई दे रही होगी। इस मीजोफिल सेल की मैं बात करूँ, सेप कैसी होती है? राउंड एंड ओवल सेप होती है। अब यहाँ पर आपको पूछना चाहूँ कि मीजोफिल सेल कहाँ पर होती है? तो मीजोफिल सेल लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होगी? प्लांट की लीफ के अंदर होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, है ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसका फंक्शन है? मीजोफिल सेल का। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। देखो आपको यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये मेरे पास एक मीजोफिल सेल है ना। एक मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर होते हैं वो 20 से 40 पर सेल होते हैं, है ना, पर सेल, एक सेल के अंदर। ये मेरे पास एक मीजोफिल सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के नंबर 20 से 40 तक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है द सेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये क्या करती है? जो सेल का फंक्शन होता है, ये मैं बात करूँ, जो सेल की सेप होती है वो इसके फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे मैं बात करना चाहूँ, आरबीसी के अपने पास अलग सेप है, उसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा अपने पास सेप है, सेल होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की अलग सेप है, इरेगुलर सेप, उसका फंक्शन होता है क्या? मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस मैकेनिज्म करना। फिर तीसरा मैं बात करूँ यहाँ से, अपन ने सेल देखी नर्व सेल। नर्व सेल कैसी होती है? लॉन्ग एंड ब्रांच, उसका फंक्शन अलग होता है क्या? इम्पल्स कंडक्शन करना। तीसरी अपन ने यहाँ पर सेल देखी, मैं बात करना चाहूँ इसके अंदर ट्रेकिड सेल। ट्रेकिड सेल कैसी होती है? यहाँ पर मैं बात करूँ इलोंगेटेड होती है, फंक्शन क्या होता है? वाटर कंडक्शन करना। नेक्स्ट अपन ने देखी मीजोफिल सेल, सेप कैसी होती है? राउंड एंड ओवल, फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। एक सेल अपन ने देखी थी कोलमनार एपिथेलियम, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। सेप कैसी होती है? लॉन्ग होती है, नैरो होती है, फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का काम करना। तो सब सेल का अलग अलग सेप होता है और किस पे वेरी करता है? उनके फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसके अलावा ये अपने तो सेल देखी है, इसके अलावा सेल के जो सेप कैसे होते हैं? डिस्क लाइक, जैसे आरबीसी बताया, क्यूबोइडल, क्यूबोइड मतलब कि अपने गोनाड्स के अंदर मैं बात करूं, अपनी जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जर्म सेल, उनकी सेप कैसी होती है? क्यूबोइडल। इसके अलावा
पॉलीगोनल सेल भी हो सकती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ से अपना जो लीवर होता है ना, लीवर की जो सेल होती है हिपेटोसाइट सेल, उनकी जो मैं बात करूँ शेप की, वो कैसी होती है यहाँ पर लीवर के अंदर पॉलीगोनल शेप देखने को मिलती है। फिर यहाँ से कोलमनार एपिथेलियम सेल हो गई, थ्रेड धागे की जैसे हो सकती है। यहाँ पर इवन इरेगुलर जो अमीबोइड अपन ने देखा था, कौन सी WBC, तो ये सब अपने यहाँ से इसके अंदर सेल की शेप की बात की। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, इसका मीन क्या होता है कि जितने भी मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल होती है वो सभी एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। प्लांट सेल अलग होती है, एनिमल सेल अलग होती है। प्लांट सेल के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। फिर यहाँ पर अपन बात करते हैं प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो जितनी भी अपने पास यूकैरियोटिक सेल होती है वो एक जैसी दिखाई नहीं देती, एक जैसी आइडेंटिकल नहीं होती, अलग अलग यहाँ पर होती है सेल। नेक्स्ट यहाँ से अपन सेल की साइज और शेप के बाद में बात करते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में, है ना, कि सेल की कितनी टाइप होती है। तो सेल के अंदर मैं बात करूँ, दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, डन। तो यहाँ से सेल के दोनों टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। अब तक आपने रिवीजन किया होगा, साथ के साथ चल रहा होगा। इसके कुछ क्वेश्चन है, MCQ है, वो आपको मॉड्यूल से लगाने हैं। तो सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल आपको दिखाई दिया गया है। ये मेरे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल किसका एग्जाम्पल, ये एक बैक्टीरियल सेल है ना, एक बैक्टीरियल सेल है जिसके बाहर की ओर मैं बात करूँ, ये फ्लैजिला होती है। ये मैं बात करूँ इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी पिलाई और फिम्बरी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर इसका जेनेटिक मेटेरियल नेक DNA जिसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की एक मैं बात करूँ स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कैसा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सबसे पहले तो मैं बात करूँ यहाँ से प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमेटिव, और कैरियोटिक जहां पर भी अपने बायोलॉजी के अंदर टर्म आए उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब भी न्यूक्लियस होगा ना वो प्रीमेटिव न्यूक्लियस होगा। प्रीमेटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है ओल्ड टाइप का। ओल्ड टाइप का मतलब कि इसके अंदर यहाँ पर मैं बात करूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। इस कारण इसको प्रीमेटिव टाइप का न्यूक्लियस, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पर लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। दूसरा नाम होता है यूकैरियोटिक, जहां पर भी अपनी बायोलॉजी के अंदर यूकैरियोटिक नाम आए, यूक्रोमेटिन नाम आए, यूबैक्टीरिया नाम आए, तो उसका मतलब होता है ट्रू। क्या होगा, ट्रू। और कैरियो जब भी आए बायोलॉजी के अंदर, कैरियो का मतलब होता है अपन न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मैं बात करूं ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है उस सेल को अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ जो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात यहाँ से मैं बात करता हूँ इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ डिफरेंस अपने को और भी दिए हुए हैं, है ना। तो उन डिफरेंस की यहाँ से मैं बात करना चाहूँ, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंस को और देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होगी, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ सेल ऑर्गेनल, सेल के स्मॉल सब यूनिट होती है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे बात करना चाहूँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ईआर, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल आपको देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। ठीक है, फिर मैं बात करूँ राइबोसोम। राइबोसोम के लिए अपन बात करना चाहे, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल।
या फिर अपन बात कर सकते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, इसके लिए बोल सकते हैं। इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, है ना, सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को बोलते हैं। ये छोटे छोटे बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं जो यहाँ से मैं बात करना चाहूँ आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं राइबोसोम। जब आगे अपन राइबोसोम सेल ऑर्गेनल के बारे में स्पेसिफाई फंक्शन पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, प्रेजेंट होगा और कैसा होगा 70S। अब ये जो 70S 80S क्या होता है वो तो अपन राइबोसोम के बारे में वहां पर स्पेशल पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि इसके कौन से टाइप होते हैं, कौन सी सब यूनिट होती है। तो बस आपको ध्यान रखना है 70S। और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो होता है 70S और 80S, दोनों टाइप का राइबोसोम होता है। ये काम की चीज है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में तो होता ही है, उसके साथ साथ में यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम कहाँ पर होगा आपको पता होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनल होते हैं, एक तो मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम। बाकी मैं बात करूँ साइटोप्लाज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है 80S राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है 70S राइबोसोम। ठीक है। अब यहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल के अपन एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर बैक्टीरिया हो गया, जिसको अपन मोनेरा किंगडम के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से अपन दो तीन एग्जाम्पल और लिख सकते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा हो गया, है ना, ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया जिसको अपन साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब कैसी होती हैं, यहाँ से मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी प्लांट होते हैं सब प्लांट को अपन यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जितने भी एनिमल होते हैं वो सब कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ ईस्ट, है ना, ये कैसी होती है यहाँ पर फंगी, है ना, जो भी फंगी होती हैं वो सब कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। जो भी एल्गी होती हैं वो सब कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर अपन इसको कंसिडर करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अपन बात करते हैं इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो ये लाइन यहाँ पर काम की, इसके ऊपर ध्यान देने वाला है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको क्या दिखाई देता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैं बात करूँ बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना वो कंपार्टमेंट के अंदर डिवीजन हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर बन जाते हैं। जैसे एक साइड के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ईआर होगा, गोल्जी बॉडी होगा, न्यूक्लियस। तो बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन जाते हैं, मतलब कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वहां पर तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अपन बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल का अपन यहाँ पर ओवरव्यू लेते हैं, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ सबसे बाहर की ओर सेल बाउंड्री होती है, उस सेल बाउंड्री का नाम होता है सेल वॉल, और सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन मिलके इस सेल की क्या बनाते हैं, सेल बाउंड्री। अब आपको पता है कि सेल वॉल एनिमल के अंदर तो होती नहीं है, प्लांट के अंदर ओनली सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ये वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल किसका यूनिक फीचर होता है, प्लांट सेल का। किसने बताया था, थियोडोर स्वान, है ना। तो ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो इनर साइड लेयर होती है, जो अंदर की ओर लेयर होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, सेल बाउंड्री। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल का ब्रेन होता है, सेल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मेटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, उससे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अपनी सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। जैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, अपना मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम, है ना, अपना ब्रेन करता है बॉडी को कंट्रोल, ऐसे ही इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ये देखो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस से यहाँ पर अटैच होता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना।
तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। फिर इसके अंदर देखो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल, ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर होगी, गोल्जी बॉडी होगी, वैक्यूल, लाइसोसोम होगा, साइटोस्केलेटन होगा, तो बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को भी फिर दो पार्ट के अंदर यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो हो गया साइटोसोल, है ना, जो फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। एक इसके अंदर होता है ट्रोपोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट बना दिए, साइटोसोल और ट्रोपोप्लाज्म। ये वाला जो भी पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो एक तो ऐसा पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर मैं बात करूँ लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर, वो नेक्स्ट अपन इस स्लाइड के अंदर देखते हैं। प्लांट सेल है मेरे पास, एक कोई प्लांट है, प्लांट की प्लांट सेल है। उस सेल के अंदर आपको पता है सबसे बाहर की ओर आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल, है ना। तो उसके अंदर सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के साथ में उसके अंदर प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लास्ट। मतलब कि ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर जो भी मेटेरियल होगा, मतलब कि मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उन सबको किसके अंदर कंसीडर करते हैं, प्रोटोप्लास्ट के अंदर। सेल वॉल को हटाने के बाद जो भी अंदर स्ट्रक्चर बचती है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। सेल माइनस सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। मतलब कि सेल की सेल वॉल हटा दो, सेल वॉल हटाने के बाद में अंदर जो भी चीज बच गई, में भी मटेरियल बच गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट हमको कोई प्रोटोप्लास्ट को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पर मान लो सेल वॉल को पहले अपन ने हटा दिया, क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दो, सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद में जो भी मेटेरियल बचा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। हटाओ इस सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद में क्या बचा, साइटोप्लाज्म। और क्या बचा यहाँ पर, न्यूक्लियस। और क्या बचा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल। तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या आता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, है ना। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के लिए अपन बात करना चाहते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, कि ये अपने पास मेन एरिना होता है। एरिना का मतलब होता है जोन, रीजन, है ना। तो साइटोप्लाज्म ऐसा जोन या रीजन होता है जिसके अंदर सेल की बहुत सारी एक्टिविटी चलती है। कैसे चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है। तो इस सेल ऑर्गेनल के अंदर मैं बात करूं, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल की एक्टिविटी चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है ना, रिएक्शन चलती रहती है, ब्रेक डाउन होता रहता है, फॉर्मेशन होता है। तो सेल की सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर चलेगी। अब साइटोप्लाज्म को दो पार्ट के अंदर अपन कंसीडर करते हैं, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है इसका साइटोसोल, एक होता है ट्रोपोप्लाज्म, जो भी अपन देखे थे उस डायग्राम के अंदर। साइटोसोल का मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं। ये फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म के लिए अपन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना तो लिक्विड होता है ना सॉलिड होता, ये हनी जैसा होता है, जेल जैसी स्ट्रक्चर होती है। ट्रोपोप्लाज्म, इसके अंदर स्ट्रक्चर विजिबल इन साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी स्ट्रक्चर विजिबल होती है अपने, उसको बोलते हैं ट्रोपोप्लाज्म। अब इस ट्रोपोप्लाज्म के अंदर एक तो ऑर्गेनल होंगे जो लिविंग स्ट्रक्चर होती है, दूसरी यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी होंगे, है ना, या जिसको बोलते हैं ड्यूटोप्लाज्म, या फिर अपन बोल सकते हैं इनको नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, सेल के स्टोरेज बॉडी होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्टोरेज बॉडीज, है ना। तो सेल के अंदर स्टोरेज बॉडी होंगी, इंक्लूजन बॉडी होंगी, जिसका नाम होता है ड्यूटोप्लाज्म। तो ये तो कैसी होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। और जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल होंगे वो कैसे होते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी स्टूडेंट के कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, काफ़ी देर हो गई आपको, ये एक बार आप इसका रिवीजन कर लेना तो अच्छी है। अब यहाँ पर ऑर्गेनल जो अपना बचा हुआ है, इस ऑर्गेनल की कैसी होती है, लिविंग स्ट्रक्चर, है ना, लिविंग स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनल यहाँ से अपने पास मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, मेम्ब्रेन लेस हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अब मेम्ब्रेन यहाँ पर सेल ऑर्गेनल के बाहर सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन भी हो सकती है। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल होंगे जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती, जिसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस या नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। तो डबल मेम्ब्रेन होगी जिसके बाहर दो मेम्ब्रेन होगी, आउटर और इनर, उसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन।
और ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके बाहर ओनली सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन लेस वाले के अंदर एक तो राइबोसोम हो गया, एक सेंट्रोसोम हो गया। तो ये दोनों सेल ऑर्गेनल ध्यान रखना है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट अब डबल और सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल कौन से हैं वो देख लेते हैं, जिसके बाद दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। उसके एग्जांपल एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होती है। एक हो गया प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर जैसे मैं बात करना चाहूँ क्लोरोप्लास्ट, ये सब ने नाम सुना होगा, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर। तो यहाँ पर सीधा सा जैसे एक याद रखने का तरीका है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर के बाद जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी लेयर होती है ना, मतलब कि एक लेयर दूसरी लेयर होती है। तो पी फॉर प्लास्टिड, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके बाद डबल लेयर प्रेजेंट होती है, डबल सिक्योरिटी होती है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ से मैं बात करूँ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिसके बाहर ओनली एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले। तो सिंगल मेम्ब्रेन की मैं बात करना चाहूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है इसके बारे में आगे देखेंगे। शॉर्ट के अंदर इसको ER बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, या शॉर्ट के अंदर जिसको जी भी बोलते हैं। लाइसोसोम, वेक्यूल, प्रोक्सीसोम और ग्लाइओक्सीसोम। प्रोक्सीसोम और ग्लाइओक्सीसोम क्या होते हैं, ये माइक्रो बॉडी होते हैं ना, माइक्रो बॉडी जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं और सेल के बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम सेंट्रोसोम कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनलेस या मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, ठीक है, डन। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास सेल वॉल, नया टॉपिक अपने पास आ गया सेल वॉल। अब तक अपन सेल के लिए बेसिक पढ़ रहे थे, सेल सेल पढ़ रहे थे सेल के लिए, जैसे अपन ने देखा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सेल थ्योरी, साइज, सेप। तो अब तक ये सब चीजें देख रहे हैं। अब अपना रियल में सेल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सेल के लिए अपन बात करते हैं सबसे आउटरमोस्ट जो बाउंड्री होती है एक प्लांट सेल के अंदर, वो आउटरमोस्ट बाउंड्री कौन सी होती है, सेल वॉल। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे साइटोप्लाज्म। तो अपना यहाँ पर बेसिक स्टार्ट होता है नया टॉपिक सेल वॉल। कितनी देर का हो गया मैम, आधा घंटे का, कितनी देर का हो गया टाइम, अच्छा 1 घंटा। तो नया टॉपिक अपने यहाँ से लेते हैं सेल के अंदर, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ, इसकी आप डिस्कवरी हिस्ट्री के लिए बताओ। जैसे मैंने अपने सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी की थी, डेड सेल की या फिर फर्स्ट सेल की जो डिस्कवरी की थी, कौन से साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, वेरी गुड। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या की थी, सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। जब मैंने ये पढ़ा रहा था मैं हिस्ट्री ऑफ, या मैं बात करूँ डिस्कवरी, तब बोला था कि रॉबर्ट हुक साहब ने फर्स्ट सेल की तो डिस्कवरी की थी, फर्स्ट सेल के साथ साथ में सेल वॉल को भी डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। फिर अपन बात करना चाहें सेल वॉल के लिए, सेल वॉल कैसी होती है, ये सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। नॉन लिविंग का मतलब यहाँ पर होता है इसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए अपन इसको बोलते हैं नॉन लिविंग, किसको, सेल वॉल को। देन फिर अपन बात करते हैं नॉन लिविंग के साथ ये कैसी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। रिजिड का मतलब हो गया हार्ड स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल कैसी होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब होता है ये किसी भी मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, सबस्टांस को अंदर आने की परमिशन देती है, मतलब उसको रोकती नहीं है। तो ये परमिएबल होती है, जो भी मेटल अंदर आता है उसको अंदर आने की परमिशन देती है। तीसरा मैं बात करूं यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट। अब सेल वॉल किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल के लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ प्लांट्स की केस के अंदर। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है, प्लांट का यूनिक फीचर होता है, किसने बताया था, वेरी गुड, थियोडोर स्वान ने। आपको याद तो है, मतलब थियोडोर स्वान और स्लाइडेन जो थ्योरी पढ़ाई थी, है ना। चलो अच्छी बात है, तभी आपका नीट के अंदर यहाँ से अच्छा स्कोर होएगा ये वाला। तो प्लांट के अंदर किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन।
तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो इनसे मिलके बनी होती है प्लांट की सेल वॉल। तो आपको कभी पूछा जाए कि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। देन ठीक है, नेक्स्ट एल्गी। एल्गी क्या होती है, एक यूकेरियोटिक सेल होती है ना, जिसको अपन प्लांट के अंदर कंसीडर करते हैं। एल्गी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। तो एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये क्या होता है, इसके अंदर मिनरल्स होता है। तो सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनेंस ये सब क्या होते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये एल्गी की सेल वॉल इनसे मिलके बनी है। फिर मैं बात करूँ फंगी। फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से। तो ध्यान रखना यहाँ पर फंगी की सेल वॉल किससे मिलके बनी है, काइटिन से। आधे बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सेलुलोज कर देते हैं। तो फंगी की सेल वॉल काइटिन। फंगी क्या होता है, एक यूकेरियोटिक सेल होती है। इस काइटिन के लिए कई बार बोल देता है, एक बार क्वेश्चन आया था अपने नीट के अंदर, इसको फंगल सेलुलोज ही बोलते हैं, ना कि सेलुलोज, फंगल सेलुलोज। आपके पास क्वेश्चन आएगी, सेल वॉल ऑफ फंगी इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, तो स्टेटमेंट राइट। आपके पास क्वेश्चन आए कि फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है, फंगल सेलुलोज। आपके पास क्वेश्चन आए कि फंगी की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग। ओनली फंगल सेलुलोज किसका नाम होता है, काइटिन का। और एक कैसा होता है, होमोपोलीसेकेराइड होता है काइटिन। नेक्स्ट आपको पूछा जाए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर मैं बात करना चाहूँ, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, यहाँ से पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना। पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब होता है यहाँ से प्रोटीन प्लस अमाइनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन, ग्लाइकेन यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट, और पेप्टाइड मतलब होता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है बैक्टीरिया। आपके पास एक बैक्टीरिया आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है, विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पर एनिमल, तो एनिमल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। एनिमल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी होती है, थिन लेयर होती है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से मैं बात करना चाहूँ, इसके अंदर कुछ और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा। इसके मैं अंदर आपको पहले बताया, माइकोप्लाज्मा के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पर सेल वॉल अब्सेंट होती है। ऐसे में बात करूँ यहाँ पर डाइटम, जो प्रोटिस्टा का मेंबर होता है, उसके अंदर भी सम प्रोटिस्टेन के अंदर भी सेल वॉल होती है। जैसे डाइटम के अंदर सेलुलोज प्लस सिलिका की होती है, डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर सेल वॉल होती है, जो सेलुलोज प्लस पेक्टिन की मिलके बनी होती है। यूग्लिनोइड, प्रोटोजोआ, इन सब के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो ये सेल वॉल के कुछ बेसिक फीचर थे जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब सेल वॉल के अपन टाइप की बात करते हैं कि सेल वॉल के कौन से टाइप होते हैं, कितनी सेल वॉल अपने पास बनी होती है। तो सेल वॉल के अंदर एक तो होती है प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो सबसे बाहर की ओर होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो बनती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी की भी बहुत सारे टाइप देती है, जो आपके यहाँ पर है नहीं है अभी। सेकेंडरी की भी S1 फर्स्ट सेकेंडरी, S2 सेकंड सेकेंडरी, S3 थर्ड सेकेंडरी, है ना। तो आपको दो नाम ध्यान रखने, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, है ना। ये सेकेंडरी सेल वॉल की भी सब टाइप दे दिया आपको। अब दो सेल के बीच में, दोनों सेल को अटैच करने वाला, बाइंड करने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जिसका नाम होता है मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना के लिए अपन ऐसे देखेंगे, जैसे मान लो मेरे पास कोई दो ईंट है, ब्रिक्स है ना। जैसे अपन मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते टाइम आपको पता है दो ईंट होती है, दो ईंट के बीच में मसाला डालते हैं। तो दोनों ईंट को अटैच करने के लिए अपन क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, मसाला डालते हैं। तो वो क्या करती है, दो ईंट को जोड़ने का काम करती है। ऐसे ही दो प्लांट सेल है मेरे पास, इन दो प्लांट सेल को अटैच करने का काम, कनेक्शन करने का काम, जोड़ने का जो काम करिए उसका नाम होता है मिडिल लेमिला। वहां पर वो सीमेंट होती है, और यहाँ पर ये दो प्लांट है, तो दो प्लांट को जोड़ने का काम कौन करेगी, प्लांट सीमेंट। तो इस मिडिल लेमिला को बोलते हैं प्लांट सीमेंटिंग लेयर। ये दो सेल के बीच में कॉमन लेयर होती है, मतलब कि दोनों को अटैच करने का, जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो मिडिल लेमिला होती है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह आपको देगा Mn गलत करवाने के लिए, तो मैग्नीशियम होगा, ना कि मैग्नीज। तो मिडिल लेमिला किससे बन की होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। ठीक है, अब इसके अंदर भी कैल्शियम ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, और मैग्नीशियम कैसा होता है, लेस अमाउंट के अंदर। तो मिडिल लेमिला किससे बनी होती है, सबसे पहले मिडिल लेमिला के लिए कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल,
प्लांट सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं। किससे बनी होगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन मिलता है? कैल्शियम, है ना। ये मिड के होती है मिडिल लेवल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर मैं बात करूँ सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ से प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, अभी अपन इसके टाइप की बात की थी। प्राइमरी सेल वॉल ये बाहर की ओर होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, लचीली होती है ना, इलास्टिक होगी, फ्लेक्सिबल होती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये वाली थिन होगी, इलास्टिक होगी, और इसके साथ में बात करूँ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसके अंदर ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। मतलब कोई भी चीज थिन होती है, इलास्टिक होती है, आप उसको कितना ही उसके अंदर ग्रोथ कर सकते हो। तीसरा मैं बात करूँ यहाँ से कि ये किस किस से मिलके बनी होती है, सीधी सी बात है, प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल है, तो प्लांट की सेल वॉल चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, सेलुलोज, हेमसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाला यह है कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ग्रेजुअली डीएमिनेसिस एज सेल मेच्योर, जैसे जैसे ये सेल थी, ये जैसे जैसे मेच्योर होती जाएगी वैसे वैसे प्राइमरी जो सेल वॉल होती है बाहर वाली, ये डीएमिनेसिस होती जाती है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है, टूटती जाती है। देख लो सेकंड डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास इमेच्योर सेल थी, जैसे जैसे मेच्योर हुई इसके अंदर जो बाहर की ओर प्राइमरी सेल वॉल है, ये देखो यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई, है ना, टूट रही है ना, इसको बोलते हैं डीएमिनेसिस। तो प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ पे क्या होती है? डीएमिनेसिस हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। दूसरी में बात करूं यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होगी? ये थिन थी, ये थिक होगी। ये कैसी थी? इलास्टिक थी। ये कैसी होती है? रिजिड होती है, हार्ड होती है। ये किससे बनी होगी? सेम वही इन कंपोनेंट से जिससे प्राइमरी सेल वॉल बनी थी, उसी से कौन बनी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेलोज, हेमिसेलो, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है कौन? सेकेंडरी सेल वॉल। अब्सेंट इन मेरिस्टेमेंट सेल, जो मेरिस्टेमेंट सेल होती है जिसके अंदर मैं बात करूँ डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इमेच्योर सेल होती है, उसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी, उसके अंदर ओनली प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलती है। जो परमानेंट सेल हो गई, मेच्योर हो गई, उसके अंदर कौन सी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेल की मेच्योरिटी के अंदर मैं बात करूं, सेल के मेच्योर होने के बाद में कौन सी मिलती है? सेकेंडरी सेल वॉल। ये मेरिस्मेटिक सेल थी, मेच्योर होते ही परमानेंट सेल बन गई, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में यहाँ से अपने पढ़ा। नेक्स्ट इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो आता है इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। अब तक 2 से 3 बार इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मोडेस्माटा के लिए कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना प्लाज्मोडेस्माटा इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स, प्लांट का यूनिक फीचर होता है, ना कि एनिमल का। ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है, दो प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शन बनाता है, दो प्लांट सेल को जो जोड़ने का काम करता है वो तो कौन करता है? मिडिल लेमिला। तो ये तो हो गया मिडिल लेमिला, है ना। दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है मिडिल लेमिला, जिसको प्लांट सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। अब इन दो सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल का साइटोप्लाज्म ये है, इस सेल का साइटोप्लाज्म ये है, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बनाने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर अपने पास प्रेजेंट होती है? वो होती है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन पूछा जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है वो नेक्स्ट अभी इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपको पता है न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस से आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है, जिसको अपन ईआर बोलते हैं। इस ईआर के ये ट्यूबुल्स होती है, ये कंटिन्यू यहाँ पर होती है, ये ईआर की ट्यूबुल यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाती है, और कंटिन्यूटी बना के आपस में दोनों ईआर की ट्यूबल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, कनेक्शन बना रही है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। अब यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है वो अपन इसके अंदर देखेंगे, ये कनेक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर बहुत सारे आरएनए प्रोटीन बनते हैं, इधर आरएनए प्रोटीन, तो इसके आरएनए प्रोटीन इधर जाएंगे, इसके आरएनए प्रोटीन इधर जा सकते हैं, मतलब कि दोनों सेल के साइटोप्लाज्म के कनेक्शन को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। इधर वाला मेटेरियल इसके द्वारा इधर जा सकता है, इधर वाला मेटेरियल इस सेल से इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ सकता है। तो नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्माटा के अपन क्या फंक्शन है वो फंक्शन की बात करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा सबसे पहले प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे अपने पास स्टार्सबर्गर, ठीक है। तो स्टार्सबर्गर ने सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया था, इसको प्रपोज किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है? साइटोप्लाज्म कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, एडजेसेंट का मतलब होगा नियर बाई, दो नेबरिंग सेल को मैं बात करूं यहाँ पर साइटोप्लाज्म का जो कनेक्शन बनाती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट्स, क्योंकि दो सेल ली थी अपने, है ना, एक सेल ये थी दूसरी सेल ये थी, दोनों सेल का जो कनेक्शन बना रहा था
ये कौन था, प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक सेल ये, दो सेल है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, है ना। एक प्लांट सेल ये, दूसरी एक प्लांट सेल, तो प्लांट सेल दो, एक से अधिक सेल है तो क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर प्लांट्स हो गया। ईआर ट्यूबुल्स, जिसको डेस्मोट्यूबुल्स बोलते हैं, हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या थी, जो ईआर की ट्यूबुल थी वो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी बनाती है और दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के लिए आपको दो तीन लाइनें ध्यान रखनी जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अब अपना सेल वॉल था वो कंप्लीट होता हुआ, सेल वॉल का ये लास्ट टॉपिक है कि इसका क्या फंक्शन होता है ना सेल वॉल के। तो इसका फंक्शन होता है सेल वॉल गिव राइज सेप टू द सेल। सबसे बाहर की ओर आपको पता है आउटर मोस्ट जो भी बाउंड्री होती है वो कौन होती है, सेल वॉल। जो बाहर की ओर होती है वो सेल को सेप देने का काम करती है, सेप प्रोवाइड कराने का काम करती है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सबको सबको पता है, आपको पता है कि सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है उसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना। उसका काम होता है मैकेनिकल डैमेज से बचाना, है ना। उसका काम होता है कोई इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन होने से बचाने का काम भी कौन करती है, सेल वॉल, है ना। तीसरा इसका फंक्शन है, इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो सेल टू सेल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन भी कौन करवाती है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में, सेल वॉल। चौथा इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। अनडिजायरेबल का मतलब कि जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, जो सेल के लिए मैं बात करूँ यहाँ पर अनवांटेड है, जो सेल के कोई काम के मटेरियल नहीं है ना, उनको मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो ये मेरे पास सेल है, ये इसकी सेल वॉल होगी और यहाँ पर लार्ज साइज के मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल है जो सेल के लिए अनडिजायरेबल है, जो सेल के लिए कोई यूजफुल ही नहीं है, उनको क्या करती है, बैरियर प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं देती, कौन, सेल वॉल, क्योंकि बाहर ये गार्ड का काम करती है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। तो सेल के जो भी मैं बात करूँ मैक्रो मोलिक्यूल है, बड़े बड़े साइज के मोलिक्यूल है जो सेल के लिए कोई यूजफुल ही नहीं है, उनको सेल अंदर क्यों जाने देगी। और सेल के अंदर बाहर कौन होता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल उनको बाहर की ओर रोक देती है, भाई तुम बाहर रुक जाओ, तुम्हारा सेल के अंदर कोई काम नहीं है। तो ऐसे करके अपने पास सेल के फंक्शन कंप्लीट हो जाते हैं सेल वॉल के। और सेल वॉल अपन जो अपनी सबसे बाहर की ओर आउटर मोस्ट लेयर पढ़ते हैं वो सेल वॉल यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। ओके, थैंक यू।